हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे चैनल बायोलॉजी विद फ्यूचर डॉक्टर्स चैनल में। आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि अपन सिर्फ से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सोल्व करेंगे। थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ से। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, कूलॉम्स लॉ से आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन सोल्व करते चलेंगे पूरे 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स के। तो कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि 1675 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था जिसका क्या नाम था, कूलॉम। तो 1675 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने क्या किया कि दो स्थिर बिंदु आवेश थे, इनके बीच में जो लगने वाला विद्युत बल था उसके लिए एक नियम दिया, और जिसे क्या कह दिया, कूलॉम ने कूलॉम का नियम कह दिया, यानी कि अपने नाम पर दे दिया। तो 1675 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलॉम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल के लिए एक नियम दिया, जिसे तो देखो गाइस, कूलॉम्स का जो नियम होता है वो सिर्फ स्थिर बिंदु आवेशों के ऊपर ही लागू होता है। ये शब्द लिखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर आवेश एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान हो तो कूलॉम का नियम उस कंडीशन के अंदर फेल हो जाएगा। तो 1675 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलॉम, जिन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में एक लगने वाला जो विद्युत बल था उसके लिए एक नियम दिया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। तो इसके अनुसार क्या बताया इन्होंने, देखो कि ये दो बिंदु आवेश है, एक को नाम दे दिया Q1, एक को नाम दे दिया Q2, जो कि दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, R दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य में जो लगने वाला बल, माना कि ये हवा या फिर निर्वात में स्थित है, तो इन दो बिंदु आवेशों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, जो लगने वाला विद्युत बल होता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती, आई मीन Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल के तो समानुपाती, यानी कि ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे तो लगने वाला विद्युत बल भी उतना ही ज़्यादा होगा। और क्या बताया कि जो बीच की दूरी होती है, यानी कि जो दोनों आवेश एक दूसरे से जितनी दूरी पर स्थित होते हैं तो उस बीच की दूरी के वर्ग के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे तो समीकरण 1 नाम दिया, इसे समीकरण 2 नाम दिया। तो क्या बताया इसके अनुसार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, परंतु बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अपन समीकरण 1/2 से देखें तो देखो गाइस, F इज इक्वल टू F क्या आ जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। और अगर यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो यहाँ से क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं अपन के, तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है। इसे नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। अब इसे अपन ने नाम दिया समीकरण 3। तो अब देखो गाइस आगे, अब यहाँ पर के क्या होता है, जहाँ के एक समानुपातिक नियतांक है, के क्या है गाइस, एक समानुपातिक नियतांक है। और के क्या है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसका मान निर्भर करता है, तो देखो गाइस जिसका मान किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है, इनका बाद जो के का मान होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, कि बीच की दूरी कितनी है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर
सेकंड सेकंड क्या बात आ जाता है, एक तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर, और एक आ जाता है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर। एक तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है के का मान, और एक दोनों आवेशों के बीच में कितना विद्युत बल रख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और थर्ड आ जाता है आवेश व दूरी के मात्रक पर डिपेंड करता है। तो इन तीन बातों पर क्या करता है, के का मान निर्भर करता है। अब अपन आगे बढ़े, अगर अपन आगे बढ़े तो क्योंकि के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इस पूरे का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है 9 × 10⁹। कितना मान होता है 9 × 10⁹। याद रखना गाइस, इंपॉर्टेंट है। के का मान कितना होता है 9 × 10⁹। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब इसके अंदर 1 भी जानते हैं अपन, 4 पाई भी जानते हैं। अब ये एप्सिलॉन नोट क्या है, तो चूंकि एप्सिलॉन नोट क्या है, तो एप्सिलॉन नोट को अपन कहते हैं यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता। समझ में आएगा गाइस, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। अब ये वाला फॉर्मूला के का अगर मैं कहाँ धर दूँ, इसके अंदर धर दूँ समीकरण 3 से। कहाँ पर धर दूँ, समीकरण 3 से। तो देखो गाइस, तो समीकरण 3 से अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो के इज इक्वल टू, के की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। आगे क्या है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या आ जाता है अपने पास दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल का फॉर्मूला आ जाता है। क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर दिखाई दे रहा है गाइस। हाँ तो गाइस ये कि F इज इक्वल टू कितना आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला बल का फॉर्मूला आ जाता है। अब अपन इसी के अंदर आगे बढ़ते हैं फॉर्मूले में, तो देखते हैं आगे। तो देखो गाइस अपने पास क्या है फॉर्मूला, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया था। ये अपने पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अगर इसमें से मैं क्या निकालूं, एप्सिलॉन नोट का मान निकालूं, तो एप्सिलॉन नोट को इधर भेज दो, तो F इधर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। अपन को क्या निकालना है, एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालना है। गाइस एप्सिलॉन नोट का मात्रक, इसकी विमा और इसका मान पूछा जाता है, सो अच्छे से देखना। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक निकालेंगे अपन, तो ये तो क्या है आवेश है, ये भी क्या है आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो ये आवेश है, यह भी आवेश, इसका मात्रक भी कूलाम हो जाएगा। 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, एफ का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, और आर क्या है दूरी है, तो स्क्वायर है, तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला निकल के, तो इसका मात्रक क्या निकल के आ जाता है यूनिट क्या आ जाता है किसका, एप्सिलॉन नोट का, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये मैंने यहाँ से कूलाम कैसे निकाला, तो चूंकि कहाँ से निकालो, विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्या पढ़ते हैं अपन, Q/T पढ़ते हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं Q निकालूं तो कितना आ जाता है IT आ जाता है ना। तो I समझ में आया यहाँ से कि कूलाम का, इसने आवेश का मान अपन ने कूलाम कैसे रखा, तो यूनिट क्या आ जाता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसकी विमा की बात करूँ, किसकी बात करूँ बीमा की, तो कूलाम की बीमा की तो कितनी होती है, Q बराबर के कितना है I × T। I की तो बीमा कितनी होती है एम्पियर, T की कितनी हो जाएगी सेकंड, और इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया अपन ने। न्यूटन की बीमा कितनी होती है m1 L1 T-2, और मीटर दूरी है तो इसकी बीमा कितनी हो जाएगी L2। इसको आगे सोल्व करते हैं, m1 नीचे ऊपर लेके जाओ इसको, तो कितना हो जाएगा m-1, L1 यहाँ पर है, L2 यहाँ पर, तो 3 हो जाएंगे, ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा L-3,
टी यहाँ पर -2 है और यहाँ पर सेकेंड है तो इसे भी तो टी लिखोगे। इसे क्या लिख सकते हो, ए और टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ना। ये नीचे तो इसी कैसे रहेगा, ऊपर ले जाओ इसको m1l-3 m1l1t-2 और यहाँ पर क्या आ जाता है l2। m1 को ऊपर ले गया माइनस का हो गया, l1 और l2 l3 ऊपर ले गए माइनस का हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, t -2 था और t पहले ऊपर से था तो ये कितना हो जाएगा t4, क्योंकि -2 है ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, +2 कितना हो जाएगा +4। और अब ऊपर क्या बचा a2, तो ये क्या आ जाती है, इसकी बीम आ जाती है, किसकी, एप्सिलॉन नोट की बीम आ जाती है। अब नेक्स्ट अपन इसकी किसकी बात करें कि मात्रक निकाल लिया अपन ने, बीमा निकाली, अब इसके मान की बात करते हैं अपन, यानी कि वैल्यू की बात करते हैं अपन। तो देखो गाइज कि अपन जानते हैं कि 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ होता है। यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान निकालना तो एप्सिलॉन नोट को उधर भेज दो, इनको इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा 1/4 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन नोट का मान कितना आ जाएगा 1/4 इंटू पाई का मान कितना होता है 3.14, आगे कितना है 9 × 10⁹, और इसे अपन सोल्व करके निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 8.85 × 10⁻12 न्यूटन। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या निकाला था अपन ने, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या आ जाता है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बीमा की बात करें तो ये -1l-3 t4a2, और इसके वैल्यू की बात करें तो 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे हल कर लेना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एप्सिलॉन नोट का मात्रक, बीमा, ईमा सब आ जाती है, पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन थोड़ा सा और कूलम्ब के नियम में ही। तो देखो गाइस यहाँ पर नोट पॉइंट डालो पहले कि जो एप्सिलॉन नोट पढ़ा था ना अपन, ये एप्सिलॉन भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आ जाता है केवल एप्सिलॉन, जिसे तो अपन क्या बोलते हैं, कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता। कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता। एक आ जाता है एप्सिलॉन नोट, जिसे अपन अभी पढ़ के आए, इसे क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और एक क्या आ जाता है एप्सिलॉन आर। एक क्या आ जाता है गाइज एप्सिलॉन आर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता। तो एक तो हो जाता है सिर्फ एप्सिलॉन, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता। एक आ जाता है एप्सिलॉन नोट, जिसे निर्वात की विद्युतशीलता कह रहे हैं। और एक आ जाता है एप्सिलॉन आर, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, सापेक्ष विद्युतशीलता कह रहे हैं। और देखो गाइज इसके अंदर जो ये एप्सिलॉन होता है, जो एप्सिलॉन होता है कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, वो किसके बराबर होती है, तो कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता के गुणनफल की क्या होती है, बराबर होती है। तो यह याद रखना कि कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता की गुणनफल के बराबर होती है। तो ये आ गए, नोट पॉइंट डाल लिया। अब क्या करते अपन गाइस इसके अंदर, नोट पॉइंट एक हो गया ना, दो, कि जब दो अणु आवेश हवा या निर्वात में स्थित हो, तो एफ का फॉर्मूला क्या लिखेंगे अपन, 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/R का स्क्वायर। लेकिन सेकंड बात कि जब दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में उपस्थित हो, माध्यम यानी कि मीडियम,
कि इस कंडीशन के अंदर तो कि जब दोनों आवेश हवाई निर्वात में स्थित हो तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब दोनों बिंदु आवेश क्या हो, किसी माध्यम में स्थित हो, तो उस कंडीशन के अंदर फॉर्मूला क्या आ जाता है, 1/4πε0 K। यहाँ पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, अब ये क्या चीज होती है, अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी को पूरा डील करेंगे, परावैद्युतांक को। तो के क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो ये एप्सिलॉन के 3 प्रकार हो जाते हैं, एक तो आ जाता है कुल या निरपेक्ष विद्युतशीलता, एक आ जाता है निर्वात की विद्युतशीलता, और एक आ जाता है एप्सिलॉन आर, जिसे बोलते हैं अपन सापेक्ष विद्युतशीलता। अब अपन क्या करते हैं गाइज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच हवा में बल और माध्यम के अंदर बल में अपन तुलना करते हैं कि कौन कहाँ पर बल ज्यादा लगता है। तो देखो गाइज, दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल तथा माध्यम में बल, कि दो आवेश है तो उनके मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल की तुलना कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कि जब दोनों आवेश हवाई निर्वात में स्थित हो, कि जब दोनों आवेश हवाई निर्वात में स्थित हो, कि माना कि ये दो आवेश है Q1 Q2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर क्या स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, हवा या फिर निर्वात में स्थित है। तो इस कंडीशन के अंदर जो बल लगता है, इसमें क्या नाम दे सकता हूँ, एफ एयर, यानी कि निर्वात के अंदर या हवा के अंदर लगने वाला बल। तो ये तो किसके बराबर आ जाता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। लेकिन दूसरी कंडीशन कि जब दोनों आवेश क्या हो, किसी माध्यम में उपस्थित हो, तो किसी माध्यम में उपस्थित हो कि ये दो आवेश है Q1 Q2, बीच की दूरी कितनी है, R है, लेकिन इनके बीच में क्या भर दिया अपन ने, कोई माध्यम भर दिया, कोई क्या भर दिया अपन ने, परावैद्युतांक भर दिया। तो इस केस के अंदर एफ मीडियम यानी कि माध्यम के अंदर लगने वाला फोर्स, तो ये किसके बराबर आ जाता है, 1/4πε0 के। ये क्या है, ये परावैद्युतांक है, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या निकाल लिया अपन ने, 2 निकाल लिया। अब समीकरण 1/2 से, तो 1/2 अगर मैं करूँ तो कितना जाता है, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, अगर मैं इस समीकरण को इससे डिवाइड कर दूं तो 1/4πε0 से तो 1/4 कट जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, K बच जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, K बच जाएगा। तो अब यहाँ से अगर मैं क्या निकालूं, माध्यम के अंदर लगने वाला फोर्स निकालूं, तो ये किसके बराबर आ जाता है, एफ एयर अपॉन के, किसके बराबर आ जाता है, एफ मीडियम यानी कि माध्यम के अंदर लगने वाला बल किसके बराबर आ जाता है, एफ एयर यानी कि निर्वात के अंदर लगने वाला बल बटा के। और चूंकि के का मान हमेशा कितना होता है, मोर देन 1 होता है, तो के का मान जब मोर देन 1 होता है तो साफ सी बात है कि एफ मीडियम के अंदर लगने वाला बल तो एफ एयर के अंदर लगने वाला बल किससे ज्यादा हो जाएगा, एफ मीडियम से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि के का मान हमेशा कितना होता है, मोर देन 1 होता है, तो निर्वात के अंदर लगने वाले बल का मान भी ज्यादा हो जाएगा, किससे, मीडियम के अंदर लगने वाले। और गाइस तुम ऐसे भी तो ज्ञान लगा सकते हो दिमाग कि अगर दो आवेश अगर हवाई निर्वात में स्थित है तो उनके मध्य में फोर्स ज्यादा लगेगा,
और अगर इन दोनों आवेशों के मध्य में क्या भर दूं, मैं परावैद्युतांक भर दूं, तो इस परावैद्युतांक के कारण क्या होगा, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कमजोर हो जाएगा। तो ये ऐसे ही तो दिमाग लगा सकते हैं। तो नोट पॉइंट डाल के लिख लेना कि दो आवेशों के मध्य सबसे ज्यादा बल निर्वात में लगता है। समझ में आएगा गाइज? तो देखो गाइज, एक नोट पॉइंट डाल के वो लिख लो यहाँ पर कि एफ मीडियम बराबर क्या है, एफ एयर अपॉन के। यदि दोनों आवेशों के बीच में अपन धातु भर दे, यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या भर दे, अपन धातु भर दे, तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। तो अनंत होता है तो एफ एयर, एफ मीडियम बाई के, तो एफ एयर इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एफ मीडियम अपॉन अनंत। तो इस कंडीशन के अंदर लगने वाला बल का मान कितना आ जाता है, 0, क्योंकि अनंत का भाग इसमें दोगे तो 0 आ जाएगा। तो अगर यदि दो आवेशों के मध्य अपन धातु भर दे तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। समझ में आएगा? तो ये क्या थी कि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल और माध्यम में बल की अगर अपन ने तुलना करी तो इसे क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने कि हमेशा जो निर्वात के अंदर जो बल लगता है उसका मान हमेशा ज्यादा होता है किसी माध्यम के अंदर लगने वाले बल की तुलना में। तो यहां पर अपन इनकी भी तुलना कर ली। अब देखो इसको नोट पॉइंट लगा लो कि कूलाम के नियम में अपन जो आवेश का मान रखते हैं वो चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते हैं। या अगर मानो कि तुमको क्वेश्चन में क्या दे दे कि एक माइनस का 4 कूलाम और एक क्या दे दिया प्लस का 9 कूलाम के दो बिंदु आवेश है, क्या है, दो बिंदु आवेश है। तो इसके अंदर जो अपन ये माइनस और प्लस लगा हुआ है, जो माइनस और प्लस लगा हुआ है, ये सिर्फ क्या दर्शाते हैं कि आवेश की दिशा को निर्धारित करते हैं कि किधर की साइड लग रहा है वो। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सिर्फ उसके अंदर अगर ये माइनस का 4 कूलाम और प्लस का 9 कूलाम आवेश दे दे तो अपन सिर्फ 4 रखेंगे और 9 रखेंगे सूत्र के अंदर, माइनस का या प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे अपन। तो कूलाम के नियम में आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखते, वो सिर्फ क्या बताते हैं, दिशा को निर्धारित करते हैं। सेकेंड बात, अगर माना कि ये क्या थे कि दो आवेश हैं और इनके मध्य में क्या लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है। इनके मध्य में अगर मैं एक तीसरा आवेश धर दूं, इनके मध्य में अगर मैं तीसरा आवेश धर दूं तो इस तीसरे आवेश के रखने से इन दोनों आवेशों के मध्य जो पहले बल लग रहा था उसके अंदर कोई भी अंतर नहीं होता है। समझ में आएगा? तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य अन्य कोई तीसरा आवेश रखने पर उन दोनों पर लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड बात क्या आ जाती है, यदि किसी निकाय में क्या हो, n आवेश हो तो उनके मध्य कि यदि किसी निकाय में क्या हो गाइस, n आवेश हो तो उनके मध्य n ब्रैकेट में n माइनस का 1/2 बल कार्य करते हैं।
कि अगर मानो कि कोई आवेश है और किसी निकाय है, यदि किसी निकाय में एन आवेश हो तो उनके मध्य कितने बल कार्य करते हैं टोटल, एन ब्रैकेट में एन माइनस का 1/2 बल कार्य करते हैं। अब इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे कि यह दे दिएगा, अब अपन को इसके पूछ लिया कि एक आवेश तरह यहाँ पे Q Q Q और Q, अगर पूछ लिया यहाँ पर कितने बल कार्य करे तो तुम कितने जवाब दोगे, तो इसके अंदर रख के बता दो। एन का मान कितना है, 4 है, तो 4 ब्रैकेट में 4 माइनस का 1/2, 4 इंटू 4 में से गया 3/2, कितने आ जाएंगे 12 अपॉन 2, तो कितने आ जाते 6। अब यहाँ पर टोटल 6 बल कार्य कर रहे हैं। अब 6 बल तुम कौन कौन से बताओगे, एक तो इसके मध्य बल कार्य कर रहा है, एक इसके मध्य बल कार्य कर रहा है, एक इसके और इसके भी मध्य बल कार्य कर रहा है, और एक इसके और इसके मध्य बल कार्य कर रहा है। ये तो 4 ही हुए। अब 2 कहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन सूत्र के हिसाब से तो 6 है, तो 2 कहाँ पर काम कर रहे हैं, इनके डायगोनल पर, 2 ये भी तो काम कर रहे हैं। तो समझ में आएगा, यदि किसी निकाय के अंदर अपन को एन आवेश दे दे तो उसके अंदर टोटल बलों की संख्या कैसे निकालोगे, एन ब्रैकेट में एन माइनस 1/2 वाले फॉर्मूले से निकालोगे। समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो गाइस, अब लिमिटेशंस, कि कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं थी। तो कूलाम के नियम की तो सीमाएं वो देखो क्या क्या थी, कि कूलाम के नियम के अंदर जो बिंदु आवेश है वो स्थिर होनी चाहिए। अगर बिंदु आवेश यदि क्या होंगे, बड़े होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। तो कूलाम के नियम में बिंदु आवेश, कूलाम के नियम में दोनों आवेश बिंदु आवेश होनी चाहिए। अर्थात आवेश बड़े होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। और अपन लिखते वक्त भी क्या बोलते हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेश है, कि जो आवेश कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल बिंदु होनी चाहिए, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। अगर आवेश बड़े हो जाएंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, कूलाम के नियम में दोनों आवेश एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होनी चाहिए। देखो भाई, अगर दोनों आवेश एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, गतिमान हो जाएंगे, तो कूलाम का नियम उस कंडीशन के अंदर फेल हो जाएगा। कि कूलाम के नियम में जो दोनों आवेश होने चाहिए वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, यानी कि चलायमान नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या थी, लिमिटेशंस थी कूलाम के नियम की, यानी कि कूलाम के नियम की सीमाएं थी कि अगर इन कंडीशन के अंदर लागू नहीं होगा। क्या क्या कंडीशंस थी, कि कूलाम के नियम में दोनों जो आवेश होने चाहिए वो बिंदु आवेश होनी चाहिए, यानी कि बड़े नहीं होने चाहिए, बड़े होंगे तो कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। और कूलाम के नियम में जो दोनों आवेश होनी चाहिए वो एक दूसरे के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर कोई 2 बल हो तो उन 2 बलों का परिणामी कैसे निकालोगे। फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि जब दोनों बल क्या हो, एक ही दिशा के अंदर हो। अगर दोनों बल एक ही दिशा के अंदर होंगे तो यहां पर परिणामी बल किसके बराबर आ जाएगा, F1 प्लस F2 के बराबर हो जाएगा, अगर दोनों बल एक ही दिशा के अंदर काम कर रहे हो। सेकंड बात, यदि दोनों बल क्या कर रहे हो, एक दूसरे से
विपरीत दिशा के अंदर काम कर रहे हो, एक दूसरे से विपरीत दिशा के अंदर काम कर रहे हो, तो इस कंडीशन के अंदर जो इनका परिणामी बल हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, F1 डिफरेंशिएट टू F2, यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। थर्ड आ जाता है यदि दोनों आवेश एक दूसरे से क्या हो, किसी थीटा कोण के ऊपर हो, यानी कि माना कि F1 कि एक बल तो इधर काम कर रहा है और एक बल इससे कितने कोण के ऊपर, थीटा कोण के ऊपर काम कर रहा है, तो इनका परिणामी बल कितना हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर इनका जो परिणामी बल आ जाता है वो कितना आ जाता है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस का 2F1 F2 कोस थीटा। समझ में आएगा इस, तो ये तो क्या आ जाती है, दो बलों का परिणामी आ जाता है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आज की क्लास यहीं पर एंड करेंगे कि 2 कूलाम एंड 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य बिंदु पर रखे 3 कूलाम के आवेश पर विद्युत बल की गणना करो। तो गाइज ये क्या था, क्वेश्चन था कि 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश दे दिए अपन को, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, और इनके मध्य बिंदु पर क्या रख दिया अपन ने, 3 कूलाम का आवेश दे दिया, तो उस पर विद्युत बल की गणना करनी है। अगर इसको अपन यहाँ पर सोल्व करें तो यहाँ पर तो 2 कूलाम का आवेश दे दिया और यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश दे दिया, दोनों की दूरी कितनी दे दी, 2 मीटर दे दी, यहाँ तक समझ में गए। और इनके मध्य बिंदु पर क्या दे दिया अपन को, एक 3 कूलाम का आवेश दे दिया। अब मध्य बिंदु बोला यहाँ पर, ये ध्यान रखना है इसको, मध्य बिंदु बोला तो इसके मध्य बिंदु पर धारा, तो यानी कि इधर की दूरी 1 मीटर हो जाएगी और इधर की दूरी भी 1 मीटर हो जाएगी। समझ में, इसके कारण उत्पन्न बल तो माना F1 और इसके कारण जो लगने वाला बल है वो माना F2। अब दोनों बल कैसे पॉजिटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो F1 तो किधर की साइड लगेगा, इधर के कारण, क्योंकि इससे ये प्रतिकर्षित होएगा और इसके कारण ये प्रतिकर्षित होएगा, तो F2 बल यहाँ पर काम करेगा। तो अब निकालते हैं 2 कूलाम के आवेश के कारण, तो 2 कूलाम के आवेश के कारण लगने वाला बल कितना, F1 है। फॉर्मूला क्या निकाला था अपन ने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁹। Q1 इसके लिए कितना है 2, Q2 कितना है इसके लिए 3, और बीच की दूरी इसकी और इसके बीच की दूरी कितनी 1 है, तो इसका स्क्वायर। तो F1 का फॉर्मूला कितना आ जाता है 6, और 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 × 10⁹ न्यूटन। इसे तो नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। 2 कूलाम के आवेश के कारण निकाल लिया, अब क्या निकालो, 4 कूलाम के आवेश के कारण निकालो। तो 4 कूलाम के आवेश के कारण तो गाइस 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁹। अब इसके लिए Q1 कितना हो जाएगा 4, Q2 कितना हो जाएगा 3 कूलाम, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो F2 कितना आ जाता है 12, 12 9 108 × 10⁹ न्यूटन। तो ये क्या आ गए, 2 बल निकल के आ गए। अब क्या निकालेंगे अपन, परिणामी बल निकालेंगे। अब मैं परिणामी बल निकालना चाहता हूँ, तो परिणामी बल देखो गाइस, एक बल तो इधर वर्क कर रहा है और एक बल इधर वर्क कर रहा है, यानी कि दोनों बल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में वर्क कर रहे हैं। तो अपन ने अभी 2 बलों का परिणामी निकाला था, अगर दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में वर्क करें तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे।
108 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है और ये 54 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है। तो अपन परिणामी बल कैसे निकालेंगे, F2 माइनस का F1, तो F यहाँ पर कितना आ जाता है, F2 का मान कितना है 108 इंटू 10 की पावर 9 माइनस F1 का मान कितना है 54 इंटू 10 टू पावर 9। तो यहाँ पर परिणामी बल क्या निकल के आ जाएगा, 54 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। तो यही अपना क्वेश्चन हो जाएगा, 54 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, इसमें से एक घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब अगर कई बार इसकी दिशा भी पूछ ली जाती है, तो इसकी दिशा, क्योंकि F2 में से F1 घटा रहे हैं ना अपन, F2 जाता है तो F2 की दिशा किधर है, इधर की साइड, तो इसकी दिशा भी किधर की ओर हो जाएगी, 2 कूलाम की ओर। तो गाइज आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, वरना ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे जरूर शेयर कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो धन्यवाद।